दरअसल इस लंबे वीकेंड पर यहाँ पर भी अपडेट निकल कर आया कि कंपनी QIP के जरिए 1000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बोर्ड से मंजूरी ले चुकी है। अब क्या टाइमलाइन है इस फंड रेज का, किस प्राइसिंग पर आएगा, कितना इक्विटी डाइल्यूशन हो सकता है और प्राइमरीली जो फंड रेज करेंगे उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CFO ललित खेतान हमारे साथ जुड़ गए। मिस्टर खेतान, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। एक अंदाजा आप दे सके कि क्या टाइमलाइन आपने तय किया है, ये कब फंड रेज करने का इरादा है और प्राइमरी इस्तेमाल क्या होगा जो आप 1000 करोड़ रेज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं? ये देखिए, अभी हमने एक इनेबलिंग रेजोल्यूशन लिया है हमारे बोर्ड से एंड हमारे पास समय है कि करीब 1 साल समय रहता है आपको फंड रेज का। तो अब हम एनालाइज करेंगे कि कब हमको फंड रेज करना। अभी कुछ श्योर नहीं कि वो टाइमलाइंस के बारे में कि कब तक ये फंड रेज होगा। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हमारे पास काफी अपॉर्चुनिटी आ सकती है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये रेजोल्यूशन अपने बोर्ड से लिया। अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं ग्रोथ की, क्या ये ऑर्गेनिक ग्रोथ रहेगी या इन द सेंस कि आप अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करना चाहते हैं, या फिर आपने कोई एक ऐसा आइडेंटिफाई कर लिया है कैंडिडेट जिसे आप अक्वायर करना चाहें या फिर उसमें कुछ स्टेक खरीदना चाहें? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अभी डिसाइडेड नहीं है कि हम आगे किस तरह से इसको यूज करेंगे जब ये फंड रेज होगा। लेकिन निश्चित रूप से देखिए, अपॉर्चुनिटीज काफी हैं और हम इवेलुएट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और अगर कुछ आएगा तो हमको उसके लिए अपने आप को तैयार रखना है। उसलिए हम ये फंड रेज करना चाह रहे हैं। ओके ललित जी, आपका अनुमान, आपका व्यू क्या है? आपने बहुत सारे एसेट्स पर बिड किया भी है, उनमें से क्या क्या इस वित्त वर्ष के अंत तक आपकी झोली में गिर जाएगा या फिर ऐड हो जाएगा आपके मुताबिक? नहीं, जो आप जैसे आप लोगों को पता है कि हमने ऑलरेडी JMT ऑटो का ऑर्डर NCLT से आ चुका है हमारे फेवर में, और वो हम अगले महीने उसको एक्वायर भी कर लेंगे। ACIL अभी पेंडिंग है कोर्ट का ऑर्डर का, तो ACIL में हमें लगता है अभी 2-3 महीने लगेंगे ऑर्डर आने में। उसके बाद वो ऑर्डर आता तो वो भी एक्वायर हो जाए। उसके अलावा राइट नाउ अभी कोई भी स्ट्रेस एसेट हमारे पाइपलाइन में नहीं है। तो अभी तक ये 2 ही एसेट है जो हमने बिड किए थे, और उम्मीद है कि दोनों ही इस साल के अंत तक आ जाएंगे हमारे पास। ललित जी, उसमें बिड करने का लॉजिक क्या है? और मतलब ऑब्वियसली जो NCLT वाले केसेस होते हैं उसमें अगर टर्न अराउंड आए तो काफी अच्छा होता है, लेकिन आपके हिसाब से क्या लॉजिक बन रहा है इन 2 एसेट्स को बिड करने का? अगर आप JMT ऑटो की बात करें तो JMT ऑटो भी एक ऑटो कंपोनेंट प्लेयर है, जो कि हमारी लाइन हम भी ऑटो कंपोनेंट है, लेकिन उनमें वैल्यू एड काफी है। जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें कुछ नए प्रोडक्ट वो बनाते हैं, लाइक ऑयल एंड गैस में, इवन एरो स्पेस में एंड इवन असेंबलीज में। तो वो हमारी एक कंपोनेंट की चेन में एक वैल्यू ऐड होगी और हमारे को हायर मार्जिन प्रोडक्ट में एंट्री करने का मौका मिलेगा। एंड देयर विल बी लॉट ऑफ क्रॉस सेलिंग इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स ऑल्सो। नए कस्टमर्स भी आएंगे हमारे पास और हमारे प्रोडक्ट भी उन कस्टमर्स को हम ऑफर कर पाएंगे, और उनके भी प्रोडक्ट हम हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ऑफर कर पाएंगे। तो देयर विल बी क्रॉस सेलिंग बोथ वे, और उसका हमें काफी फायदा मिलेगा। और उनकी सारी यूनिटें जमशेदपुर में है, तो हम भी जमशेदपुर बेस्ड हैं, सारे प्लांट हमारे जमशेदपुर में। तो हमारे को टर्न अराउंड करने में भी काफी आसानी होगी, और हमें उम्मीद है अगले 6 महीने में हम इसको टर्न अराउंड करके प्रोडक्शन में ले आएंगे। 6 महीने में ऑफ कोर्स आप टर्न अराउंड करने का प्लान बना रहे हैं, तो उस कंपनी के जोड़ने के बाद फिर रामकृष्ण फोर्जिंग्स की कैपेसिटी किन लेवल्स पर रहेगी मिस्टर खेतान? उसमें कितना इजाफा आएगा और ये कितना ऐड कर सकता है आपके रेवेन्यूज के लिए? ये देखिए, दोनों कंपनियां अलग अलग रहेंगी। वो 100% सब्सिडी रहेगी रामकृष्ण फोर्जिंग की, लेकिन अगर आप टर्नओवर की बात करें तो कंसोल लेवल पे देखिए, पहले साल में हम कोशिश करेंगे कि FY24 में करीब 150 से 200 करोड़ टर्नओवर लेके आए JMT ऑटो से, और ऑप्टिमम टर्नओवर कुछ भी 500-600 करोड़ हो सकता है अगले 3 सालों में। एंड मुनाफा भी काफी अच्छा होगा, और हमको उम्मीद है कि ये जो भी पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 3 साल में पेबैक हो जाएगा JMT ऑटो में। आपसे इजाजत लें उससे पहले खेतान साहब, अगर आप हमें अंदाजा दे सके आपकी करंट ऑर्डर बुक पोजीशन क्या है? मैम, हमारे यहाँ देखिए शेड्यूल्स आते हैं, ऑर्डर बुक नहीं होती हमारे कंपोनेंट में। सो वी गेट अ फोरकास्ट फ्रॉम आवर कस्टमर्स कि हमें क्या सप्लाई करनी है इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक। हमारे 1 महीने के शेड्यूल आते हैं। इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट हमारे पास 2 से 3 महीने का शेड्यूल आता है, एंड एक फोरकास्ट आती है कि उसके हिसाब से हम वर्किंग करते हैं। तो स्पेसिफिक ऑर्डर बुक नहीं होती है हमारे बिजनेस में। मेरे को एक चीज पूछनी थी, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट वाली बात की। अब कुछ सुनाई ऐसा दे रहा है कि ग्लोबल मार्केट में शायद
जो रिसेशन अब तक टला था वो कभी भी आ सकता है, बॉन्ड यील्ड जिस तरह से बढ़ रही है उसका भी एक डर है, क्या इसके कुछ इम्प्लीकेशंस आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स या फिर एक्सपोर्ट बिजनेस पर पड़ेगा? नहीं, देखिए, अगर आप रामकृष्णा फोर्जिंग की बात कर रहे हैं तो देखिए एक्सपोर्ट हुआ, हमारा एक्सपोर्ट मार्केट काफी अच्छा कर रहा है और अगले आने वाले समय में भी हमें उम्मीद है कि 15 से 20% ग्रो करेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। और जहां तक हेडविंड्स की बात है, एक्सपोर्ट मार्केट में सर्टनली कहीं कहीं हेडविंड्स हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात है कि हमने काफी कस्टमर्स ऐड किए हैं पिछले 2-3 सालों में, और वो सारे नए कस्टमर्स हैं जिस कारण हमको वहां पे ग्रोथ मिल रही है और वहां पे हमारे पास कोई डाउन साइड नहीं है। इसलिए हम ओवरऑल ग्रो कर रहे हैं और जो मार्केट में जो हेडविंड्स है उसको भी टेक केयर कर रहे हैं, और हमें लगता है कि ये सिलसिला जारी रहेगा और हम ग्रो करते रहेंगे आगे। ऑलराइट, केतान साहब, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए, ये बात हो गई रामकृष्ण फोर्जिंग